ओके, वेलकम फ्रेंड्स। हम बात करने वाले हैं आज प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विमेन एंड प्रिंट के बारे में। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से विमेन की लाइफ्स के ऊपर प्रिंट ने अपना इंपैक्ट डाला एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस डायमेंशंस रिलेटेड विद दिस कंटेंट इन द लाइव्स ऑफ विमेन। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कई सारी चीजें, यू हैव ऑलरेडी रेड की किस तरीके से प्रिंट, इससे पहले हमने बात की थी कि रवि वर्मा और उसके मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स दैट ही क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एंड दैट दोस गॉट सर्कुलेटेड इन आवर कंट्री, और किस तरीके से एक विजुअल कल्चर प्रिंट ने दिया इंडियंस को। अब हम इसमें बात करेंगे विमेन एंड प्रिंट के बारे में कि प्रिंट आया और उसने विमेन सेगमेंट को कैसे टच किया। अब हम वी ऑल नो कि किस तरीके से इंडिया में कंजर्वेटिवनेस थी, हम सब जानते हैं कि किस तरीके की लाइफ विमेन लीड करती थी हमारी कंट्री में, बहुत नैरो माइंडेड और कंजर्वेटिव माहौल था। तो उसी के लिहाज से आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विमेन एंड प्रिंट। द वे यू आर लुकिंग एट दीज विमेन इन दीज पिक्चर्स एंड द वे दे आर reading these books with so much of pleasure and joy, normally it all did not start with such an attitude of women. ऐसा बिल्कुल नहीं था। It was a very difficult task for them to be a part of print culture and that too in the mainstream. ये थोड़ा सा problematic हो गया था। कैसे हो गया था? Let's see. जब print आया, जब writers ने लिखना शुरू किया, when they started writing about various things in the society, नेचुरली विमेन का एक सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। राइटर्स उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, तो वो उसे अवॉइड नहीं कर सकते थे, उस पर ध्यान ना दें ऐसा भी संभव नहीं था। तो नेचुरली क्या हुआ, व्हेन पीपल स्टार्टेड राइटिंग, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ विमेन बिगिन टू बी रिटन इन पर्टिकुलर विविड एंड इंटेंस वेज। नाउ राइटर्स स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ सेगमेंट इन सोसाइटी, जिसके बारे में ना किसी ने ध्यान दिया था, ना कोई उनके बारे में बात करना चाहता था। Women was always a domestic commodity as per the conservative society in India. तो जब राइटर्स ने औरतों के लाइफ्स और उनकी फीलिंग्स के बारे में लिखना शुरू किया कि what actually they felt from inside, आपको इस तरीके की जो हम बात कर रहे हैं अभी, the kind of discussion that's going on right now, आपको इसका ग्लिम्स नॉवल, सोसाइटी और हिस्ट्री वाले चैप्टर में भी मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से विमेन राइटर्स ने विमेन सोसाइटी को या विमेन सेगमेंट जो था उसको पोर्ट्रे किया सोसाइटी के सामने। तो उनकी लाइफ्स के बारे में जैसे मैंने कहा कि बहुत इंटेंसली लिखा जाने लगा, उनके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगे राइटर्स। वो ये बताने लगे लोगों को कि विमेन क्या चाहती हैं, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, वो कैसा फील करती हैं, क्या उनके परसेप्शंस हैं किसी चीज को लेके। Women's reading therefore increased enormously in middle class homes. अब middle class homes में we are not talking about lower class homes, or we are not talking about poor segments in society. क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए प्रिंटिंग कंटेंट से रिलेशन रखना या उसके टच में आना, इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, राइट। ऑल्दो मैं मानता हूं कि प्रिंट सस्ता हो गया था इन्वेंशंस के बाद, टेक्निकल अपडेशंस के बाद प्रिंट ऑलमोस्ट सबके पास था, लेकिन मिडिल क्लास हाउसेज में लिटरेसी के लेवल्स कंपैरेटिवली बेटर थे। तो वहां पर औरतों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं आसानी से मिलती थी और उनको पढ़ना अच्छा लगता था। इट वॉज बेसिकली अ लाइजर एक्टिविटी फॉर देम, मौज मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते थे। Liberal husbands and fathers began educating their women folk at home and sent them to schools when women's schools were set up in the cities and towns after the mid-19th century. Now, as we all know, Indian education system को रिवैम्प किया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। बैडमिंटन मैकॉले ने पूरा एजुकेशन सिस्टम को हमारा शफल कर दिया था। तो जो प्री एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम हमारी कंट्री में वर्क करता था, जिसके अंदर हम सिर्फ पुरुषों को शिक्षा देते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम पुरुषों को ही शिक्षा मिलती थी, तो अब वो सब चीजें चेंज हो चुकी थी। अब जिस तरीके से नए स्कूल्स और नया एजुकेशनल करिकुलम कंट्री के अंदर डिवाइस किया जा रहा था, तो उसके अंदर ये बोल रहे हैं लिबरल हस्बैंड्स, पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड लिबरल हस्बैंड्स, दैट क्लियरली टेल्स अस कि जो कंजर्वेटिव नहीं थे, द वंस हु वर नॉट एट ऑल कंजर्वेटिव, जो ब्रॉड माइंडेड थे, नए जमाने के साथ चलना चाहते थे, तो उन सारे आदमियों ने अपनी वाइफ्स को पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट किया, उन्होंने उनको घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, स्कूल्स भेजा जाने लगा शहरों में। आपको याद होगा, आपने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में हिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा। याद है बेगम रुकैया हुसैन के बारे में हम बात करते हैं, जिन्होंने बंगाल में लड़कियों का स्कूल खोला। बहुत मुश्किलें उनके सामने आई, शी हैड टू फेस लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द मेल काउंटरपार्ट्स, बट स्टिल उसी तरीके के स्कूल्स यहाँ सेटअप होने लगे और शहरों में भी और कस्बों में भी ये चीजें होने लगी और विमेन को एजुकेशन के टच में आने का मौका मिला, राइट।
Many journals began carrying writings by women and explained why women should be educated. अब सोसाइटी थोड़ी सी बदल रही थी. अब ये कंजर्वेटिवनेस तो है, आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली व्हेन इफ दे आर गर्ल चाइल्ड, राइट. तो उस जमाने में तो सोसाइटी और भी कंजर्वेटिव होनी चाहिए. इसीलिए जर्नल्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, इस तरीके की चीजों के थ्रू लोग कोशिश करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाया जाए, स्पेशली विमेन को पढ़ाया जाए, और उनकी पढ़ाई के ऊपर जोर दिया जाने लगा. उनको कोशिश की जाने लगी समझाने की कि व्हाई एजुकेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर विमेन, राइट. They also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home-based schooling. अब we all know कि इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत जल्दी लड़कियों की शादियां हो जाती थी, तो नेचुरली था कि बहुत सारी फैमिलीज वर सो कंजर्वेटिव दैट दे डिड नॉट वांट कि उनके घर की बच्चियां पढ़ने जाएं या उनके घर की डॉटर इन लॉज पढ़ने जाएं. तो उनके लिए एक फैसिलिटी डिवाइस की गई. वो क्या थी कि उनके लिए घर पर बैठकर पढ़ने के लायक सिलेबस डिजाइन किया जाने लगा कि इफ दे आर नॉट एबल टू, जैसे प्राइवेट करते हैं ना लोग ग्रेजुएशन वगैरह, तो उनके लिए यह था कि वो घर पे बैठ के पढ़ सकते थे, घर पे बैठ के तैयारी कर सकते थे और वो अपने आप को एडुकेट कर सकते थे. ऑल्दो थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज मेंटोर्स वर नॉट देयर, टीचर्स वर नॉट देयर, बट स्टिल जो पढ़े लिखे लोग घर में थे वो उनकी मदद कर सकते थे इसमें. बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल, एज वी ऑलरेडी नो. कंजर्वेटिव सोसाइटी है, हर कोई एक जैसे विजन से दुनिया नहीं देखता है. देयर आर पीपल जो अलग अलग परसेप्शंस रखते हैं, देयर आर पीपल जो अलग अलग सोच रखते हैं. इसी तरीके से लिबरल हस्बैंड्स एक तरफ और कंजर्वेटिव माइंडसेट्स और या कह लीजिए कि कंजर्वेटिव फैमिलीज एक तरफ. तो इसीलिए कहा गया है कि बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल. इतनी लिबर्टी हर फैमिली नहीं देना चाहती थी, राइट. Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romances. आज के जमाने में अगर आप ये बात सुनते हैं तो नेचुरली आपको इस चीज को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि ऐसा आजकल कोई नहीं सोचता है, राइट. हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पे हम देखते हैं कि हमारे साथ एक कोएड एजुकेशन सिस्टम चलता है, जहां हमारे साथ गर्ल्स भी पढ़ती हैं, बॉयज भी पढ़ते हैं. तो बट इट्स ऑल अ मिक्सचर नाउ. तो उस जमाने में कंजर्वेटिव हिंदूज, चूंकि वो शायद खुद एडुकेट नहीं हुए थे इसलिए वैसा सोचते थे, उनको लगता था कि अगर हमारे धर्म में लड़कियों ने पढ़ाई लिखाई कर ली तो दे विल गेट विडोड. आई डोंट नो विद व्हाट लॉजिक दे वर सेइंग दिस और दे थॉट लाइक दिस, बट दैट वाज बेसिकली द परसेप्शन, राइट, विद हिंदू conservative हिंदूज. And same went with Muslim people, Muslim community. They too were worried about educating their women counterparts because they believed most of the literature, the finest literature of those times, was written in Urdu, and Urdu technically was a far convenient language to study or to read. So they believed कि अगर उनकी women counterparts ने पढ़ना शुरू कर दिया तो वो उर्दू में लिखी हुई रोमांटिक स्टोरीज पढ़ने लगेंगी, राइट. तो उनको लगता था कि ये पढ़ने से उनका सो कॉल्ड सदियों से चलता आया हुआ एक कल्चर हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, तो इसलिए उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी. They were not entertaining these things. Sometimes rebel women defied such prohibition. We know the story of a girl in a conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu. अब naturally यही होता है, वो आपने कहावत सुनी है जिसमें कहते हैं push comes to shove, right? ये वाली चीज कि जब हम किसी को जबरदस्ती किसी चीज के लिए रोकने की कोशिश करते हैं तो out of curiosity at n number of times people try finding out what's basically that thing. तो यहां पर यही हुआ कि जब रोक टोक होने लगी औरतों की पढ़ाई पर तो कुछ औरतों ने तो इसे समझ लिया, उन्होंने उसको सरेंडर कर दिया सोसाइटी के सामने. लेकिन कुछ ऐसी थी जो थोड़े रेबल थॉट्स रखती थी, कुछ ऐसी थी जिनको लगता था कि नहीं, दे नीड टू चेंज देयर सिचुएशंस, दे नीड टू ब्रिंग सम चेंज इन देयर लाइव्स. तो उन लोगों ने एक तरीके से डिफाई किया इस सारे सेटअप को. और उन्होंने क्या किया, जैसे एक मुस्लिम फैमिली का एग्जाम्पल दिया है कि नॉर्थ इंडिया में एक मुस्लिम फैमिली में एक लड़की की बात कर रहे हैं यहां पर, जिसने सीक्रेटली उसने उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख लिया. हमें यह नहीं बताया गया कि उसने कैसे सीखा, लेकिन वही वाली बात है, लगन हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है. तो उसने यही किया. मुस्लिम फैमिली में रहने वाली लड़की, आप समझ सकते हैं कंजर्वेटिव माहौल और उस जमाने का कंजर्वेटिव माहौल. उसके बाद भी शी समहाउ मैनेज्ड टू लर्न, शी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू इन सीक्रेसी, राइट. वो जानबूझ उसने ओपनली नहीं किया, क्योंकि ओपनली करती तो उसे रोक देते. Her family wanted her to read only the Arabic Quran, which she did not understand. Now, as it was a custom basically everywhere, people wanted कि कुरान पढ़ी जाए, वो भी जो अरबिक भाषा में लिखी हुई है. और उस बच्ची को वो समझ में आता नहीं था. उसको लगता था कि जो दुनिया में इस समय रेलेवेंटली जो चीजें चल रही हैं वो उनका हिस्सा बन सके, तो इसलिए उसके लिए उर्दू पढ़ना was more convenient than reading Arabic Quran, right?
सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज दैट वाज हर ओन, जिसमें उसे कमांड थी, जिसमें वो कंफर्ट जोन में थी। नेचुरल सी बात है, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड फ्रेंच। If someone offers me a French novel which is written in French language, definitely I too will never be able to create that magnetism in that novel. तो वो वाली चीज थी कि इसलिए उसको वो लैंग्वेज पढ़ने का दिल करता था जिसमें वो कन्वीनियंस फील करती थी। इन ईस्ट बंगाल सिमिलर कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ बताई गई है कि इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी रशुंदरी देवी नाम की एक महिला ने what she did, a young married girl in a very orthodox household learned to read in secrecy of her kitchen with the help of that charcoal which was used as a fuel in kitchen. तो उसने उस कोयले के टुकड़े की मदद से दीवारों पर लिख लिख कर सीखना, मतलब पढ़ना लिखना सीख लिया। That's very surprising to see कि लोग ऐसा भी करते थे, बट या डेडिकेशन था उसके अंदर, उसने वो सीखा। रशुंदरी देवी ने लिखना पढ़ना सीखा, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, जो मजेदार चीज है, वो क्या है, बाद में शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल था अमार जीबान। अमार जीबान इज अ बांग्ला टर्म विच मीन्स, अमार जीबान मीन्स माई लाइफ, अमार मीन्स माई एंड जीबान मीन्स जीवन, माई लाइफ, which was published in 1876. Now you need to remember these things which are highlighted with yellow, right? These are important terms which can be asked in multiple choice questions, and they can be also asked in NTSC exams if you're preparing for it. So you need to pay attention on all the highlighted portions in my text, in my slides. That will definitely help you in remembering the key points of the chapters. Amar Jeevan, written by Rashundri Devi, and in which year it was published? It was published in 1876. Understood? I guess that's all clear to everyone, right? It was the first full-length autobiography published in the Bengali language. It was the first full-length autobiography published in Bengali language, which clearly tells us, full length का मतलब क्या होता है, वो पार्ट्स में नहीं आई थी, वो एक साथ पूरी किताब थी, जिसको आप स्टार्ट करोगे तो एक साथ खत्म करके उठोगे। उसके जो उसके सीरियल वर्जन्स नहीं थे, वो सीरियलाइज्ड फॉर्मेट पे नहीं आई थी। इट वाज अ फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में लिखा था उसने। डेफिनेटली उसने अपनी स्ट्रगल के बारे में मेंशन किया होगा। फ्रॉम द 1860s, अब देखिए कैसे कैसे चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर, राइट? हमने कहां से स्टार्ट किया था कि कंजर्वेटिव हिंदूज पढ़ने नहीं देते थे, फिर हमने बात करी लिबरल्स की, और इस तरीके से धीरे धीरे देख रहे हैं कि वुमेन की लाइफ में चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ literacy, in terms of intellect, in terms of education, right? From the 1860s, a few Bengali women like Kailash Bhashni Devi wrote books highlighting the experiences of women. अब नेचुरल सी बात है कि जब आपने लिखना पढ़ना सीख लिया है तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स दैट दे गोना राइट अबाउट योर लाइफ, ऐसा तो नहीं करेंगे वो, नेचुरल सी बात है। तो अब आपको जब पढ़ना लिखना आ गया तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लिखने लगे। औरतों ने यही करना शुरू किया, जैसे कैलाश भाषनी देवी के बारे में बता रहे हैं कि कैलाश भाषनी देवी 1860s के आसपास की बात है। कैलाश भाषनी देवी जो कि बंगाल की थी, इन्होंने औरतों की बुरी कंडीशंस के बारे में लिखना शुरू किया। बुरी कंडीशंस मींस, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, अबाउट हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम, कैसे उनको एक बंदी बनाकर घर में रखा जाता था। मतलब बंदी इन द सेंस एक्चुअली कोई शैकल्स नहीं पहनाते थे उन्हें, लेकिन दे वर सब्जेक्टेड टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दैट देयर एंटायर लाइव्स सीम लाइक अ हेल टू देम, राइट? कैप्टन इग्नोरेंस, किसी को फर्क नहीं पड़ता था उनकी एग्जिस्टेंस से। दे वर जस्ट अ टूल टू नर्चर द बेबीज, टू सर्व फूड एंड डू डोमेस्टिक चोर्स इन द हाउस। दैट इज व्हाट वुमेन वर नोन एज, राइट? Forced to do hard domestic labor and treated unjustly by the very people they served. उनको बहुत बंदिशों में रहना पड़ता था, किसी से बात नहीं कर सकते, बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते। सो कॉल्ड सोशल सर्कल वॉज टोटली नेल, देयर वाज नो वन इन देयर लाइव्स। उसके बाद मेहनत कश मजदूरी उनसे ली जाती थी, बिना ये सोचे समझे कि उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं सोसाइटी से, अपने काउंटर पार्ट से। नो वन बॉदर्ड फॉर दैट। इसके बाद उनके साथ वही लोग सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे या दुर्व्यवहार करते थे जिनके लिए वो मजदूरों की तरह काम करती थी सुबह से शाम तक। सो दैट्स बेसिकली वाज अ वेरी अनोइंग फैक्ट ऑफ द सोसाइटी। और इस पर रोशनी डालने वाली थी कैलाश भाषनी देवी, जिन्होंने लोगों को बताया कि आप अगर सोचते हो कि women are really happy in their houses, so you read what I've written, because she herself was one of these kinds of victims once, जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं थी। In the 1880s, in present day, अब देखिए, अब 1860s के बाद हम 20 साल आगे आ गए हैं। 1880s तक माहौल और बदल चुका है। क्या हुआ है प्रेजेंट डे, जो आज आप महाराष्ट्र की बात करें अगर हम,
ताराबाई शिंदे, पंडित रामाबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. अब ताराबाई शिंदे, पंडित रामाबाई, आप ऐसे मान लीजिए कि अगर राइटिंग वर्ल्ड के अंदर अगर हम चले जाएं तो ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई रेडिकल राइटर्स थे जो बिल्कुल कड़ा और कड़वा सच लिखते थे। आपको पसंद आता है किताब मत खरीदिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम है डोंट रीड इट, बट हम सच लिखने से नहीं रुकेंगे। दैट्स बेसिकली वाज देयर कंसर्न। इसके बाद इन्होंने, आप देख सकते हैं, पैशनेट एंगर का मतलब ये हो गया कि कितना ज्यादा गुस्सा रहा होगा इनके अंदर जब ये औरतों के बारे में लिखते होंगे, क्योंकि इन्होंने वो सब झेला था अपने एंड पे। इन्होंने बताया, अब इन्होंने किस कैटेगरी की औरतों के ऊपर रोशनी डाली? उन्होंने डाली अपर कास्ट हिंदू वुमेन। अपर कास्ट मीन जो बड़े बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड्स की वाइफ्स होती थी, या डॉटर इन लॉज होती थी, या सिस्टर्स होती थी, या बेटियां होती थी, उनके ऊपर किस किस तरीके का प्रेशर होता था, किस तरीके की परीक्षाएं उन्हें अपनी जिंदगी में देनी पड़ती थी सामाजिक तौर पर, उस पर रोशनी डाली इन्होंने। A women in a Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulations. अब आप समझ सकते हैं कि एक औरत जो तमिल नॉवल में उन्होंने कुछ लिखा है ऐसा, जिसमें आपको पता चलेगा पढ़ के कि औरतों के लिए रीडिंग की जो हैबिट थी, या ये जो सो कॉल्ड एक कल्चर डेवलप हो रहा था पढ़ाई लिखाई का, या पढ़ने लिखने का, या रीडिंग करने का, वो कितना इंपॉर्टेंट था। For various reasons, my world is small. More than half my life's happiness has come from books. Can you believe it? They were all of the women in Indian society, especially conservative Indian society. Every woman led their life living in a cocoon. You know what's a cocoon? जिसमें रेशम का कीड़ा बंद हो जाता है सिल्वर रेशम बनाते बनाते, और वो से बाहर नहीं निकल पाता है। Same happened with women. They all were living their life entrapped in a cocoon. एंड जब उन लोगों को पढ़ने का चांस मिला, जब उन्होंने पढ़ाई के थ्रू दुनिया को एक्सप्लोर किया, जब उन्होंने बुक्स के थ्रू दुनिया को जाना, तो उनकी जिंदगी में एक एक्साइटमेंट, एक एंटरटेनमेंट, एक क्रेज डेवलप हुआ, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी जी पाई। अंडरस्टूड? While Urdu, Tamil, Bengali and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from the 1870s. उर्दू, तमिल, बांग्ला और मराठी में इतिहास साहित्य लिखा जा रहा था, लिटरेचर वॉज बीइंग रिटन इनटू इट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वर देयर, बट हिंदी के अंदर ये स्टार्ट हुआ 1870s से, उससे पहले नहीं हो पाया। कारण रहे होंगे कुछ, कंजर्वेटिव हिंदू सेक्ट बहुत ज्यादा रिजिड था इन चीजों को लेके, तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल था, और इसी वजह से 1870s में हिंदी साहित्य ने या हिंदी प्रिंट कल्चर ने, या मान लीजिए कि प्रिंट आई मीन बुक्स इन हिंदी, इन्होंने पेस पकड़ा 1870s से। Soon a large segment of it was devoted to the education of women. अब इस पूरे 1870s के बाद जो पेस आया हिंदी लिटरेचर में या हिंदी प्रिंट कल्चर में, राइट, या हिंदी प्रिंटिंग में अगर मैं कहूं, तो इसका सबसे बड़ा जो सेगमेंट था वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था, या किसके लिए वो काम कर रहा था? वो कर रहा था एजुकेशन ऑफ वुमेन। सावित्री बाई फूले का नाम इसमें हम बड़ी रिस्पेक्ट से लेते हैं, क्योंकि दिस वुमेन actually contributed a lot towards education of women counterparts, of women folks in Maharashtra especially, right? In the early 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular. अब natural सी बात थी कि if somebody starts writing about what students feel in their personal lives, naturally उसको पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा students ही होंगे, क्योंकि वो उन्हीं के एज ग्रुप का है, उन्हीं के सर्कल का है, उन्हीं के क्लैन का है। इसी तरीके से जब कहानियां, जर्नल्स लिखे जाने लगे, और जिनको कभी कभी औरतों ने भी एडिट किया एज एन एडिटर, आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई का स्तर कितना बढ़ चुका है कि अब एडिटिंग करने लगी हैं विमेन, जिनको पहले लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, उसके लिए भी उन्हें कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता था, सुंदरी देवी की तरह। तो यहां पर वही बोल रहे हैं कि अब वो बहुत पॉपुलर होने लगे, विमेन पढ़ने लगी, नेचुरल है, उनको लगा कोई हमारी आवाज बनकर साहित्य के फॉर्म में बाहर आ रहा है तो हमें उसे पढ़ना है। They discussed issues like women education, widowhood, widow remarriage and the national movement. अब आपको पता होगा, आज आप एक बहुत फ्री माहौल में रहते हैं, let me tell you this. आप आज लड़कियों को पढ़ते हुए देखते हैं, आप आज विधवाओं को शादी करते हुए भी देखते हैं, राइट? आप ये भी देखते हैं कि एक जमाने में हमारे देश में विधवाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था। सती प्रथा से उनकी जान बची तो उनको विडोहुड में घसीट लिया लोगों ने। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे औरतों को हमेशा परीक्षा देनी ही पड़ी है। दे ऑलवेज हैड टू अपीयर इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस सेटेड फॉर देम बाय द सोसाइटी।
तो अब ये सारी की सारी किताबें, ये जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, इन सब चीजों की तरफ इशारा कर रहा था। कहीं वो औरतों को विधवा होकर जो परेशानियां झेलने को मिलती थी वो देखती थी। जैसे अगर आप नॉवेल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे देन you'll see कि यमुना पर्यटन बाबा पद्मन जी ने लिखी है, जिसके अंदर विधवाओं के साथ कैसा बुरा व्यवहार होता है भारत में, उस पर रोशनी डाली है उन्होंने। इसी तरीके की कहानियां आने लगी। कुछ जगहों पर औरतों को नेशनल मूवमेंट में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे भी दिखाया जाता था, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उस जमाने के सिनारियो के हिसाब से। अगर हम देखें तो औरतें बहुत ही एक्टिवली पोर्ट्रे की जाने लगी इस तरीके से। Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels. अब कई जगहों पर क्या हुआ कि ये तो सब हो गया, ठीक है, ये तो सब हो गया फिलोसॉफिकल अप्रोच की, हमने औरतों को टच किया मेंटली और उनके साइकोलॉजी के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। अब कुछ जगहों पर ऐसी मैगजीन्स भी छपने लगी जो औरतों के लिए ही छपती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि देयर आर प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ मैगजीन्स इन एवरी हाउस होल्ड। तो आप देखेंगे कि उसमें कई सारी ऐसी मैगजीन्स हैं, जैसे मेरी सहेली है, विमेन्स एरा है, ये सारी जो मैगजीन्स हैं, फैशन है, ठीक है, फेमिना है, ये मेल्स के लिए नहीं छपती हैं। इनको जब एडिटर एडिट करता है तो उसको पता होता है कि इस मैगजीन को पढ़ने वाले, इसके जो रीडर्स हैं, जो उसके बाय डिफॉल्ट रीडर्स हैं, वो सारे के सारे विमेन हैं, वो मेल्स नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हम पढ़ नहीं सकते, बट हमारे लिए उसमें कुछ एंटरटेनिंग होता नहीं है, राइट। हम यूजुअली पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ना चाहते हैं, आउटलुक पढ़ लेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे पढ़ लेंगे, या क्रिकेट से रिलेटेड कोई मैगजीन पढ़ लेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, ऑटोमोबाइल की मैगजीन्स पढ़ लेंगे। तो यहां पर फैशन लेसन दिए जाने लगे। औरतों को एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए, कब तक दुख और दर्द पड़ती रहेंगी वो, तो उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट आने लगा, हाउस होल्ड टिप्स आने लगी, डोमेस्टिक टिप्स आने लगी। उसके बाद फैशन लेसन्स के बारे में बताया जाने लगा औरतों को, कुछ एंटरटेनमेंट उनकी लाइफ में आने लगा कहानियों के फॉर्म में, कुछ सीरियलाइज नॉवेल्स आने लगे। सीरियलाइज नॉवल से क्या होता है, जो रीडर होता है उसको अगर नॉवल इंटरेस्टिंग लगता है तो वो सीरियलाइज नॉवेल्स में क्या होता है, वो बंध जाता है। ही और शी क्रिएट्स एन इंटरेस्ट एलिमेंट इनटू इट। जैसे आप हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीरीज आती चली जाती है, तो आपको वेट रहता है अगली कहानी में क्या होगा, जस्ट लाइक दैट, राइट। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ। In Punjab too, a similar folk literature was widely printed from the early 20th century. पंजाब में भी अब आप देख रहे हैं रीजन बाय रीजन प्रिंट कल्चर डेवलप हो रहा है। रीजन बाय रीजन डिफरेंट फॉर्म्स के लिटरेचर हमारे सामने पढ़ने को मिल रहे हैं हमें। अब फोक लिटरेचर की बात कर रहे हैं। फोक लिटरेचर जानते हैं, जो फोक टेल्स लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, उनको अगर कोई डिफरेंट फॉर्मेट देकर पब्लिश कर दे तो वो फोक लिटरेचर बन जाता है, राइट। अब जो महाभारत आप सुनते हैं, मैंने पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, देखा तो होगा ही टीवी पर, तो जरूरी थोड़ी ना कि यही वो महाभारत जो वेद व्यास नरेट कर रहे थे उनको, गणेश जी को, ऐसा तो नहीं है। ये फोक कल्चर है जो फोक ने इसके अंदर चेंजेस कर दिए। अब इसके बाद आता है राम चड्डा। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी जो बहुत फेमस हुई, उसका नाम था स्त्री धर्म विचार। अब आप जैसे अगर इसके नाम पे ध्यान दें, स्त्री धर्म विचार, विच मीन्स कि एक ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने छापा जिसमें औरतों को एक आचरण समझाया गया कि यू शुड फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। It was a conduct expected by women from society, which was a biased kind of a book, कि ऐसा लिखना जरूरी नहीं था बट लिखा गया। To teach women how to be obedient wives, कि कैसे आप एक obedient wife बन सकती हैं। हाँ, I know बहुत सारे listeners और बहुत सारे viewers अभी ये सोचेंगे कि how male chauvinist this magazine was, but yeah, it was also written in those times. The Khalsa Tract Society published cheap booklets with a similar message. Now there was another segment of publication which was called as Khalsa Tract Society, जिसने इसी तरीके की बुक्स जो स्त्री धर्म विचार सॉर्ट ऑफ थी, या इससे ऊपर वाला जो कंटेंट हमने पढ़ा, फैशन लेसन्स एंड ऑल दैट, इस तरीके की कहानियां और इस तरीके की मैगजीन जिनमें ऐसा सब्जेक्ट होता था, इनको खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने पब्लिश किया। लेकिन इनका टारगेट थे गरीब लोग या ऐसे लोग जो महंगी किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए चीप बुकलेट्स निकाली गई सिमिलर मैसेज के साथ। इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कैलकाटा, जिसको हम बोलते हैं बट्टाला, राइट, एक बट्टाला करके एक रीजन है वहां पे, उस पूरे रीजन से क्या पब्लिश होता था, इट वॉज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। हेयर you could buy cheap editions of religious tracts and scriptures as well as literature that was considered obscene and scandalous. अब नेचुरल है कि अगर प्रिंट कुछ चल रहा है, अगर देयर इज अ प्रिंट कल्चर गोइंग ऑन इन द कंट्री, तो नेचुरली व्हाट यू हैव टू डू इज, राइट, आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि हर तरीके का लिटरेचर अवेलेबल होगा। आज भी अगर आप बाजार में जाते हैं, इफ यू गो टू द मार्केट एंड इफ यू गो टू एनी बुक स्टोर, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू रीड।
अच्छा लिटरेचर भी मौजूद है, बुरा लिटरेचर भी मौजूद है, ऑब्सीन लिटरेचर भी मौजूद है, वल्गर लिटरेचर भी मौजूद है। ये तो आपकी खुद का वाइज डिसीजन है, दैट इज योर ओन डिस्क्रिप्शन कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो इसी तरीके से बटाला रीजन से जो मैगजीन्स छपती थी या जो कंटेंट छपता था, उसके अंदर हर तरीके की चीज मिल जाती थी लोगों को पढ़ने के लिए, कि उसमें आपको धार्मिक किताबें भी मिल जाती थी, धार्मिक कहानियां भी मिल जाती थी, राइट। उसके बाद कुछ ऐसे पुराने ग्रंथों के स्क्रिप्चर्स भी मिल जाते थे, और कुछ लिटरेचर से कुछ मतलब कुछ कहानियां मिल जाती थी, कुछ ऐसी कहानियां भी मिल जाती थी जिनको सोसाइटी ऑब्सीन, ठीक है, या स्कैंडलस मानती थी कि इनको पढ़ना गलत है, इनको पढ़ने से लोग करप्ट हो जाएंगे। सो ये हमने सारे सेगमेंट्स हमने जो पढ़े आज, हमने पढ़ा विमेन इन प्रिंट के बारे में, और मैंने आपको बताया एक एक करके सारे पॉइंट्स में कि किस तरीके से विमेन की लाइफ पे प्रिंट ने इंपैक्ट डाला, किस तरीके से विमेन की लाइफ प्रिंट से अफेक्टेड हुई, और कैसे उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया, जो कि बहुत मुश्किल था उस जमाने में आना, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव चेंज आया और उसको आने में काफी समय लगा। वो हमने सब पढ़ लिया एक एक करके। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी चीजें हाईलाइटेड हैं येलो से, आपको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये चीजें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर पूछी जा सकती हैं। सो मेक श्योर कि जो भी चीजें यहां पर लिखी हैं आप इनको बाय हार्ट कर लें, बिकॉज दीज थिंग्स कैन गेट हैंडी इन एग्जाम्स। अंडरस्टूड? तो ये आज का हमारा सेगमेंट है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में प्रिंट के। मैं आपको दिखा देता हूं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो किस तरीके का होगा। वील टॉक अबाउट प्रिंट इन द पुअर पीपल। अब हमने बात करी थी औरतों की, अब हम बात करेंगे प्रिंट इन द पुअर पीपल की। ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप इस वीडियो को देखिए, जो मैंने आज आपको समझाया है इसको रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो सारी टर्म्स आप याद रख सकें। यू कैन गो अलॉन्ग विद दोस टर्म्स, और अगले अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारी वीडियोस। सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।